बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप परिवार सहित घर पर कुशल पूर्वक होंगे और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका परिवार इस संकटकालीन परिस्थिति के अंदर स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, बार बार आपको समझाया जा रहा है कि आपको जो वर्क दिया जा रहा है टीचर्स के द्वारा उसको आप समय पर करें। बार बार ये बातें आपको बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगभग ये ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, ये लगभग 10 से 20% ऐसे बच्चे हैं जो अपने होमवर्क पर या टीचर्स के द्वारा जो काम दिया जा रहा है उनको मन लगाकर नहीं कर रहे हैं। प्यार बच्चों, ध्यान रखिए कि समाज के अंदर उन्हीं लोगों को स्थान मिलता है जो गुणवान होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनका चरित्र अच्छा होता है, वही व्यक्ति समाज के अंदर अपना स्थान बनाते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको बता रहा हूँ। एक बाजार के अंदर 3 खिलौने रखे हुए थे। तीनों की शक्ल सूरत एक जैसी, मतलब रंग रूप में तीनों के तीनों खिलौने एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। जब दुकानदार के पास कोई खरीदार जाता है तो तीनों के रंग रूप आकार एक जैसे होने के कारण भी उनकी कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर दुकानदार बताता है, खिलौने वाला बताता है। अब एक खिलौने की कीमत 100 रुपये, एक की 200 रुपये, तीसरे की 300 रुपये। खिलौना खरीदने वाला उनसे दुकानदार से कहता है कि तीनों के तीनों खिलौने एक जैसे हैं, फिर भी इन तीनों के मूल्य अलग अलग क्यों हैं? देखने में, शक्ल सूरत में, आकार में एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो दुकानदार ने बोला कि एक तार लीजिए और आप पहले वाले खिलौने के कान में उस तार को डालिए। जैसे ही खरीदार ने उस खिलौने के कान में वो तार डाला तो वो तार एक कान से दूसरे कान में आर पार निकल गया। अब दुकानदार ने कहा कि आप दूसरे खिलौने में डालिए। दूसरे खिलौने में जब खरीदार उसके कान में वो तार डालता है तो कान में जैसे तार डालता वो तार मुंह से निकल आता है। तीसरे खिलौने में जब खरीदार ने तार डाला तो वो तार कान में से होकर सीधा पेट की तरफ चला गया, वो कहीं से भी बाहर नहीं निकला। तब दुकानदार ने बताया कि ये खिलौना उन व्यक्तियों को इंगित करता है जो केवल बातों को सुनते हैं, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। ऐसे व्यक्तियों का मूल्य समाज में कुछ नहीं होता, उसकी कीमत बहुत कम होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कानों से सुनते हैं और मुंह से उसको निकाल देते हैं, बस सुनना है और उसको बोल दिया, उस पर कोई अमल नहीं किया। तीसरा व्यक्ति वो होता है जो कानों से सुनता है और उसको गुणता है और गुणकर उसको अपने जीवन में उतारता है। इस कारण से इस व्यक्ति जो तीसरे प्रकार का जो व्यक्ति है, जो बातों को सुनता है, उसको गुणता है, उसको अच्छी तरह से सोच समझकर अपने जीवन में उतारता है, उसी व्यक्ति का मोल या मूल्य समाज में अधिक होता है। इस कारण से उन तीनों खिलौने का जो मूल्य था वो अलग अलग था। तो जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, उसका समाज में कोई स्थान नहीं होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है, बहुत ही कम मूल्य होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। दूसरे व्यक्ति की थोड़ी वैल्यू होती है, वो सुनता है लेकिन मुंह से बक देता है। तीसरा व्यक्ति ऐसा होता है जो कान से सुनता है और अपने अंदर अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करता है। तो प्यारे बच्चों, आपको ऐसा ही तीसरे प्रकार का खिलौना बनना है। जो टीचर्स, आपके गुरुजन, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर जो आपको बता रहे हैं, उन बातों को आप अच्छी तरह से सुने कि वो क्या कह रहे हैं, वो आपको कौन सी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। उन अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारना है, उनको अच्छी तरह से आत्मसात करना है।
वो, ताकि आपका जीवन अच्छा हो सके, आपको समाज के अंदर एक अच्छा स्थान प्राप्त हो सके। इसलिए हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आपने उस तीसरे प्रकार का खिलौना बनना है। जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उसको अच्छी तरह से ध्यान से सुने और अपने जीवन में उतारे। प्यारे बच्चों, इस छोटी सी लघु कथा से आप समझ गए होंगे कि कौन से व्यक्ति का स्थान समाज में अच्छा होता है। तो प्यारे बच्चों, इन चीजों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें, थोड़ी सी कही हुई बात को ही आप ज्यादा समझे। थैंक यू। अब मैं अपने चैप्टर की तरफ चलता हूं। आज आपका जो नया चैप्टर शुरू होगा वो है रीजनल एस्पिरेशन, क्षेत्रीय आकांक्षाएं बोला जाता है। ये जो रीजनल एस्पिरेशन क्या है, रीजनल एस्पिरेशन में आपको मैं बताना चाहता हूं, ये क्षेत्रवाद होता है, ये केंद्रीकृत शक्तियों से एकदम अलग होता है। ये जो रीजनल एस्पिरेशन, हर क्षेत्र अपने आप को स्वायत्त बनाना चाहता है, ऑटोनोमस बनाना चाहता है। वो औद्योगिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में वो स्वायत्तता चाहता है और अपना विकास करना चाहता है, अपने आप को स्वायत्त बनाना चाहता है, अपने आप के अंदर उसको पावर लेना चाहता है, अपना सब चारों तरफ से अपना विकास करना चाहता है। और भारत के अंदर ऐसा क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा है, रीजनल एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है। ये एस्पिरेशन किस कारणों से पैदा हुई? क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, बहुत ज्यादा यहाँ विविधता होने के कारण यहाँ क्षेत्रवाद बहुत ज्यादा है। और यही क्षेत्रवाद एस्पिरेशन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले रीजनल एस्पिरेशन क्या है, ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होती है, क्यों ये पैदा होती है? तो ये रीजनल जो एस्पिरेशंस है ये किन कारणों से होता है? हर क्षेत्र के अंदर पोटेंशियल होता है, उसके अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है, वो अपना विकास करना चाहता है, वो सारी शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। तो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं के कारण वो बहुत ज्यादा उस क्षेत्र के अंदर परेशानियां होती है, उन परेशानियों को वो दूर करना चाहता है। ये जो क्षेत्रवाद है वो केंद्रीकृत जो प्रवृत्ति होती है उसके विरुद्ध होता है। इसी तरह से भारत के अंदर भी जो क्षेत्रवाद की जो समस्या ने जो जन्म लिया, क्षेत्रीय एस्पिरेशन की जो समस्याओं ने जो जन्म लिया, वो 1980 के दशक में लिया था। 1980 के दशक से 1980 से ये रीजनल एस्पिरेशन का दौर भारत के अंदर शुरू हुआ। ये रीजनल एस्पिरेशन सबसे पहले 1980 के दशक में हुआ और सबसे पहले जम्मू कश्मीर से शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, पाकिस्तान अलग देश बन गया और भारत अलग देश बन गया था। और जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, वो अपने जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता था, अलग स्टेट बनाना चाहता था। इस कारण से उसकी आकांक्षा थी ये क्षेत्रवाद, यही तो है रीजनल एस्पिरेशन। वहां का राजा वो जम्मू कश्मीर को न तो भारत में विलय करना चाहता था और न ही पाकिस्तान में विलय करना चाहता था, और वह जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र स्टेट बनाना चाहता था। किस कारण से बनाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसकी क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। कारण क्या था? पाकिस्तान के कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और भारत ने सशर्त राजा हरि सिंह की सहायता की और इस तरह से राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। तो ये क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं वो जम्मू कश्मीर से शुरू। इसी तरह से दक्षिण भारत के अंदर भी द्रविड़ आंदोलन चले। इसी तरह से पूर्वोत्तर भारत के अंदर नागालैंड और मिजोरम के अंदर समस्याएं बनी, वो भी अपने आप को देश से अलग करना चाहती थी। उनकी भौगोलिक विविधता अलग थी, भौगोलिक, क्षेत्रीय, भाषा, खान पान वो सब अलग होने के कारण वो अपने आप को, पूर्वोत्तर के जो देश थे वो भारत से अपने आप को अलग करना चाहते थे। तो ये बहुत सी ऐसे कारक होते हैं जिसके कारण से ये रीजनल एस्पिरेशन पैदा होती है। इन रीजनल एस्पिरेशन के बारे में मैं आपको एक एक करके बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से हुआ, या पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो नागालैंड और मिजोरम है उसमें क्षेत्रीय एस्पिरेशन, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं कैसे पैदा हुई। इसी तरह से 1966 के दौर में आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर पंजाबी भाषी एक अलग प्रांत बनाया गया। फिर पंजाब के अंदर अकाली दल के द्वारा या अकालियों के द्वारा उसके अंदर पंजाब को
के अंदर से खालिस्तान की डिमांड करनी शुरू कर दी। इसी तरह से आपको इसके अंदर आगे बताएंगे हम कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, किस तरह से वो शुरू किया गया। ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार भी ये रीजनल एस्पिरेशन से रिलेटेड है। उसमें जो पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की जो डिमांड की थी वो भी रीजनल एस्पिरेशन है, वो भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण ऐसा पैदा होता है। इस तरह से एक एक कर हम ये सारी चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले हम रीजनल एस्पिरेशन के बारे में थोड़ी बहुत आपको बताना चाहते हैं। द पीरियड ऑफ 1980 in India could be seen as a period of rising of regional aspiration। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो पीरियड था 1918 का भारत के अंदर, यहां से ही सबसे पहले रीजनल एस्पिरेशन राइजिंग होती है। ये वो समय है जहां सबसे पहले भारत के अंदर क्षेत्रवाद को जन्म दिया, वो 1980 का दशक था। फॉर ऑटोनॉमी, किस लिए? अपने आप को स्वायत्त करने के लिए, अपने आप को पावर दिलाने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने आप का विकास करने के लिए। ओपन आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन यूनियन रीजन, गेटिंग इन्वॉल्व इन डिफरेंट रीजनल मूवमेंट। इस कारण से भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बहुत ज्यादा मूवमेंट शुरू हुए। इसी तरह एक मूवमेंट आंसू मूवमेंट है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। आंसू मूवमेंट के बारे में बताएंगे कि बहुत से क्षेत्रवाद को जन्म दिया। क्षेत्रवाद है, भारत ने इस क्षेत्रवाद को बहुत ही अच्छी लोकतांत्रिक ढंग से अपनाया। इन्होंने देश विरोधी नहीं माना क्षेत्रवाद को। क्षेत्रवाद के कारण क्षेत्रवाद को भारत ने लोकतांत्रिक प्रणाली से उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है। तो रीजनल मूवमेंट विच रिजल्टेड इन एग्रीमेंट और नेगोशिएटेड सेटलमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द रीजनल ग्रुप। और इस कारण से भारत सरकार ने जो रीजनल जो एस्पिरेशन है उसको क्षेत्रवाद को दूर करने के लिए उस क्षेत्र के लोगों के समूह से और गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज्यादा सेटलमेंट एग्रीमेंट हुए हैं। देयर वाज ए मेंटेन बैलेंस ऑफ डाइवर्सिटी एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी। भारत में एकता को बनाए रखने के लिए और भारत के अंदर जो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी है, विविधता है, उसमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट ने और रीजनल ग्रुप्स ने बहुत ज्यादा मीटिंग किया, एग्रीमेंट किया, सेटलमेंट किया, ताकि ये जो रीजनल एस्पिरेशन के अंदर जिस तरह से क्षेत्रवाद जो पनप रहा है उसके अंदर जो समस्याएं हो पनप रही है उनको दूर किया जा सके। आफ्टर द इंटरनल बाउंड्रीज वर रीड्रॉन, और इस तरह से जो अलग अलग जो इंटरनल जो बाउंड्रीज उनको दोबारा से बनाया गया है, ताकि एक क्षेत्र से राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो भी क्षेत्रवाद, ये रीजनल एस्पिरेशन की देन थी। एक राज्य से दूसरे राज्य को बनाया गया, ये भी रीजनल एस्पिरेशन है। क्यों बनाया गया? अब एक एक करके ये रीजनल एस्पिरेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद नागालैंड और मिजोरम के बारे में आपको बताएंगे। इसके आगे आपको हम नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे, नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक यू।